हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोग टेट्राहेड्रल फील्ड में कॉम्प्लेक्स की स्टडी कर रहे थे और डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग हम लोगों ने देखी थी। ये वाला डायग्राम आया था, नो फील्ड, स्फेरिकल फील्ड, और ये कौन सी फील्ड है? ये टेट्राहेड्रल फील्ड है। और ये जो टेट्राहेड्रल फील्ड है इसमें ऑक्टाहेड्रल फील्ड से क्या डिफरेंस है? ऑक्टाहेड्रल फील्ड में Ag ऊपर था 0.6 डेल्टा O वैल्यू से, इसमें Ag नीचे है 0.6 डेल्टा T वैल्यू से। उसमें T2G नीचे था, इसमें T2G ऊपर है। और डेल्टा O के बजाय कौन आ गया है? डेल्टा T। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया था। अब यहाँ पर कुछ और बातें करनी है। पहली बात तो ये है कि जो डेल्टा T होता है उसकी वैल्यू जनरली 4/9 डेल्टा O के पास आती है। जो डेल्टा T है उसकी वैल्यू 4/9 डेल्टा O के बराबर आती है। इसका मतलब बोलो कौन बड़ा है, कौन सी स्प्लिटिंग बड़ी है, किस फील्ड में स्प्लिटिंग ज़्यादा होने वाली है? टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग ज़्यादा होने वाली है या ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग ज़्यादा होने वाली है? तो आंसर है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग ज़्यादा होने वाली है टेट्राहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग से। ऐसा क्यों हुआ? तो उसके दो रीज़न है। स्प्लिटिंग ज़्यादा हो रही थी क्यों ऑक्टाहेड्रल फील्ड में? क्योंकि ज़्यादा लिगेंड आ रहे थे। क्या ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कितने लिगेंड आ रहे थे? बोलो 6 लिगेंड आ रहे थे, जबकि टेट्राहेड्रल फील्ड में कितने लिगेंड आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। वहाँ पर 6 लिगेंड आ रहे थे, यहाँ पर 4 लिगेंड आ रहे हैं। क्या 6 लिगेंड ज़्यादा एक्साइटेशन क्रिएट करेंगे? 6 माइनस चार्जेस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड क्रिएट करेंगे, ज़्यादा एक्साइटेशन क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पर स्प्लिटिंग ज़्यादा थी। यहाँ पर कितने लिगेंड आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, तो कम स्ट्रॉन्गर फील्ड क्रिएट करेंगे और कम एक्साइटेशन होगा, तो कम स्प्लिटिंग होगी। इसलिए डेल्टा T की वैल्यू डेल्टा O की वैल्यू से कम है। ठीक है, तो पहला रीज़न क्या है? ओनली 4 लिगेंड्स आर कमिंग। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है बोलो? ऑक्टाहेड्रल फील्ड में देखो 6 लिगेंड तो आ रहे थे और 6 के 6 एक्सियल डायरेक्शन से आ रहे थे, और वो एक्सियल ऑर्बिटल्स के ठीक सामने से आ रहे थे। और एक्सियल ऑर्बिटल्स के ठीक सामने से आ रहे थे तो उनको ज़्यादा एक्साइटेशन हो रहा था, है ना। वहाँ पर 6 आ रहे थे और 6 कैसे आ रहे थे? एक्सियल के ठीक सामने से आ रहे थे। उनकी डायरेक्शन ये थी, इसके ठीक सामने से आ रहे थे। ठीक सामने से आ रहे थे तो क्या ज़्यादा पास में आएंगे? ज़्यादा पास में आएंगे तो ज़्यादा एक्साइटेशन क्रिएट कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर जो लिगेंड आ रहा है वो ना इसके ठीक सामने आ रहा है ना इसके ठीक सामने आ रहा है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में एक्सियल के ठीक सामने से आ रहा था, एक्सियल डायरेक्शन से ही आ रहा था, तो उसके ठीक सामने से आ रहा था, तो उसको ज़्यादा क्लोजली अप्रोच कर रहा था। जबकि टेट्राहेड्रल फील्ड में ज़्यादा क्लोजली अप्रोच नहीं करने वाला है, क्योंकि किसी के भी डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन से नहीं आ रहा है। इससे भी पर्टिकुलर किसी दूसरे एंगल पर आ रहा है और इससे भी एक पर्टिकुलर एंगल पर आ रहा है। डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आ रहा है। डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आता, बिल्कुल सामने से आता, तो ज़्यादा एक्साइटेशन क्रिएट कर पाता। ठीक है, तो दूसरा रीज़न क्या हो जाएगा? दूसरा रीज़न होगा लिगेंड्स आर नॉट अप्रोचिंग फ्रॉम डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन। ये हमने दोनों बातें किसके रिस्पेक्ट में लिखी हैं? ऑक्टाहेड्रल वाले केस से कंपेयर करके लिखी हैं। ऑक्टाहेड्रल में 6 आ रहे थे, यहाँ 4 आ रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल के डायरेक्टली अपोजिट आ रहा था लिगेंड्स, यहाँ पर किसी के भी डायरेक्टली अपोजिट नहीं आ रहे हैं। तो उस डिफरेंस के सेंस में ये वाली बातें बोली जा रही हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। फिर हम लोग को सीखना है कि जनरली कब टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ कंडीशंस आपको याद रखनी है, जिन कंडीशंस में जनरली टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन ऑब्जर्व किया गया है। पहला जो कंडीशन है कि कब हमें टेट्राहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं, तो पहला जो कंडीशन वो ये है कि जो लिगेंड्स होते हैं जनरली टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स तब बनते हैं जब लिगेंड्स का नेचर कैसा होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है। वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा? तो पेयरिंग कम होगी,
तो पेयरिंग कम होगी, और पेयरिंग मैंने गलत बोला, वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, स्प्लिटिंग कम होगी। ठीक है, और क्या स्प्लिटिंग यहाँ पर कम ही है, यहाँ की जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज़्यादा है या कम है, वो बहुत कम है, वो डेल्टा ओ के रिस्पेक्ट में 4/9 है। ठीक है, तो एक्चुअली डेल्टा टी जो है वो बहुत कम होता है, यानी टेट्राहेड्रल केस में स्प्लिटिंग बहुत कम होती है। और स्प्लिटिंग कम होने का रीज़न क्या हो सकता है, स्प्लिटिंग कम होने का रीज़न हो सकता है कि जो लिगैंड रहा होगा वो कैसा रहा होगा, वीक रहा होगा। इसलिए टेट्राहेड्रल के एग्जांपल्स में जनरली पेयरिंग नहीं कराते हैं, क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी वीक है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, इसका मतलब कौन सी एनर्जी ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है इसका मतलब पेयरिंग नहीं कराएंगे। ठीक है, दूसरा रीज़न ये है कि जो लिगैंड्स हों वो बल्की लिगैंड्स हों। बल्की लिगैंड्स के केस में एक आता है ट्राईफेनाइल फॉस्फीन, इसमें 3 बेंजीन रिंग जुड़े हुए हैं फॉस्फोरस से, ये बहुत ही बल्की है। बल्की होने से क्या होगा, क्या बल्की है, बल्की मतलब क्या होता है, बल्की मतलब साइज़ में बहुत बड़ा है, साइज़ में बहुत बड़ा है। और अगर साइज़ में बहुत बड़ा है तो क्या वो सेंट्रल एटम के बहुत ज़्यादा पास में आ पाएगा। ज़्यादा पास में आने के लिए साइज़ कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जबकि इनका साइज़ अगर बड़ा है तो वो सेंट्रल एटम के ज़्यादा पास में नहीं आ पाएगा। ज़्यादा पास में नहीं आ पाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा पास में नहीं आएगा तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, ज़्यादा पास में नहीं आएगा तो ज़्यादा एक्साइटेशन नहीं क्रिएट कर पाएगा, और ज़्यादा एक्साइटेशन नहीं क्रिएट कर पाएगा मतलब कम एक्साइटेशन क्रिएट करेगा, यानी कम स्प्लिटिंग होने वाली है। कम स्प्लिटिंग होने वाली है तो वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड, लेकिन उस पर्टिकुलर केस में वो बिहेव कैसा कर रहा होगा, वीक फील्ड लिगैंड जैसा, क्योंकि स्प्लिटिंग कम होने वाली है। ठीक है, तो जनरली वीक फील्ड लिगैंड के केस में हमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हुए दिखते हैं, या जब बल्की लिगैंड हो जाता है तब हमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं। या फिर याद करो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में CFSE हम लोगों ने पढ़ी थी ना, तो CFSE क्या बता रही थी कि उस पर्टिकुलर फील्ड में जाने से कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है, ये बता रही थी। लेकिन अगर हम D0 की बात करें, D0 में CFSE क्या आता है, D0 में CFSE 0 आता है। वीक फील्ड लिगैंड में D5 की बात करें तो भी CFSE क्या आता है, 0 आता है। और D10 के केस में भी CFSE क्या आता है, 0 आता है। इन पर्टिकुलर केसेस में D0 में तो CFSE 0 था, D10 में तो CFSE 0 था, D5 विद वीक फील्ड लिगैंड भी CFSE 0 ही था। आप टेबल में चेक कीजिएगा, आपको दिखाई देगा। तो इन केसेस में CFSE 0 है, और CFSE 0 का मतलब क्या कि क्रिस्टल फील्ड में जाने का कोई पर्टिकुलर फ़ायदा नहीं मिल रहा है, कोई पर्टिकुलर स्टेबिलिटी बढ़ नहीं रही है, क्योंकि CFSE अगर नेगेटिव आती थी तो हमें पता चलता था कि स्टेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन CFSE अगर 0 है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही है। और अगर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही है तो बस एक ये कॉमन लॉजिक लगाया जा सकता है कि फिर 6 लिगैंड क्यों आएंगे, है ना। जब हमें CFSE का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है तो 6 लिगैंड क्यों आए, क्योंकि वो लिगैंड्स में भी तो आपस में रिपल्शन लगने वाला है, तो सिर्फ 4 लिगैंड का ही कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाता है इन जनरल। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, लिगैंड वीक हो जाए या लिगैंड बल्की हो जाए या CFSE 0 हो जाए। और CFSE 0 कब होगी, D0, D5, D10 में। D5 में CFSE 0 कब होगा, जब लिगैंड कैसा होगा, WFL, SFL में 0 नहीं था। ठीक है, फॉर एग्जांपल NiCl4 - ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। ठीक है, MnCl4 - में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। NiCl2 ट्राईफेनाइल फॉस्फीन 2 में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसमें क्या लॉजिक बोलोगे, देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, पहले हमें क्या ऑब्जर्व करना होता है, पहले हमें ऑब्जर्व करना होता है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। ठीक है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 चीज़ें पॉसिबल हैं, sp3 पॉसिबल है और dsp2 पॉसिबल है। हम लोग बहुत पहले सीख चुके हैं। तो यहाँ पर sp3 क्यों हुआ, क्योंकि क्या यहाँ पर sp3 यानी टेट्राहेड्रल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर लिगैंड कैसा है बोलो, ये लिगैंड कैसा है, वीक लिगैंड है। पहली बात तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है सब में, इसमें 4 है, इसमें 4 है, और इसमें 2 लोन पेयर ये दोनों देंगे, 2 लोन पेयर ये दोनों देंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और उसके बाद कंडीशन देखो, कंडीशन क्या है, इसमें क्या कंडीशन है, वीक फील्ड लिगैंड है इसलिए sp3 है। यहाँ पर भी क्या वीक फील्ड लिगैंड है इसलिए sp3 है। यहाँ पर ये क्या है, ये वीक फील्ड लिगैंड है, और ये क्या है, ये क्या है, ये है बल्की लिगैंड, और बल्की लिगैंड है इसलिए भी ये कंपाउंड भी कैसा है, sp3 है। ठीक है, तो इन एग्जांपल्स से ये वाली कंडीशंस मैं दिखा रहा हूँ कि इन एग्जांपल्स में एक कंडीशन हमें मिल रही हैं, इसलिए कंपाउंड sp3 है। ठीक है, वैसे कौन सा कंपाउंड sp3 होगा,
जैसे हमने पता करना सीखा था ना कि sp3d2 होने वाला है या d2sp3 होने वाला है, वैसे ही कौन सा कंपाउंड sp3 होगा या dsp2 होगा वो भी हम सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? तो हम मेनली सीखेंगे इसको, हम इसको सीखेंगे मतलब आप ये सीख जाएंगे कि कंपाउंड dsp2 कब कब होने वाला है, और अगर कंपाउंड dsp2 नहीं होगा तो हम बोल देंगे कि वो क्या होने वाला है, sp3 होने वाला है। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ही केस पॉसिबल है ना, या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। हम इसको ठीक से सीखने वाले हैं, यही तरीका ही है पढ़ने का, ये हम इसको सीखने वाले हैं। और जो dsp2 नहीं होगा वो क्या रहा होगा, sp3 रहा होगा, इन केस अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है तो। ठीक है, फिलहाल इन एग्जांपल्स को आप देख लें, इनमें वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फिर मैं कुछ एग्जांपल्स लाया हूँ आपके लिए। इसमें देखो कितने क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन हैं। 3 मैं सॉल्व करूँगा, 3 आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इजी वाले सॉल्व करूँगा, टफ वाले आप सॉल्व करेंगे। हमें क्या निकालना है इसमें, CFSE निकालना है। CFSE निकालना हम लोगों ने सीख लिया है। CFSE निकालने में हमें डिफरेंस निकालना पड़ता है एनर्जी का इन स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड एंड इन पर्टिकुलर लिगैंड फील्ड। पर्टिकुलर लिगैंड फील्ड यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो यहाँ पर कौन सी फील्ड रही होगी, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, तो कौन सी फील्ड रही होगी, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 4 है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना। और ये एग्जांपल ऊपर आया था, इसमें हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, तो इसमें कौन सी फील्ड होने वाली है, टेट्राहेड्रल। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कौन सी फील्ड होने वाली है, ऑक्टाहेड्रल। इसमें ऑक्टाहेड्रल और इसमें भी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, मैं आपको एक ऑक्टाहेड्रल और एक टेट्राहेड्रल की CFSE कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। बाकी एग्जांपल्स आप करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसको आप चेक कर लेंगे, मैं सॉल्व करके लाऊंगा पहले से। अब इसमें देखो Fe पर चार्ज कितना आने वाला है 2+, और Fe2+ क्या बनेगा, Fe2+ क्या बनेगा 3d6, तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। लिगैंड बोलो कैसा है, ये लिगैंड कैसा है, लिगैंड है वीक फील्ड लिगैंड। क्यों, वाटर है ना, एक्सेप्शन वाले में तो ये आ नहीं रहा है, और वाटर में डोनर एटम ऑक्सीजन होता है, तो ये वीक फील्ड लिगैंड हुआ। तो कैसे बनाओगे, याद है कैसे बनाते थे, 5 ये बना लिए और 5 ये बना लिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना। इसके कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 6, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन भर लेंगे। और इसमें 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। अब देखो क्या 4 इलेक्ट्रॉन नीचे आए हैं, इस लेवल से 4 इलेक्ट्रॉन नीचे आए हैं, है ना। एक इलेक्ट्रॉन कितने से नीचे आता था, 0.4 डेल्टा O से 4 इलेक्ट्रॉन नीचे आए हैं, तो कितने से नीचे आ गया, -1.6, 1.6 से नीचे आ गया, इसलिए -1.6 डेल्टा हो जाएगा। 2 ऊपर गए, 2 ऊपर गए यानी कितने ऊपर गए, 1.2 ऊपर गया है ना। तो डिफरेंस क्या बचा, डिफरेंस बचा 0. जो CFSE की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, नीचे कितने आए थे -1.6 डेल्टा O से, ऊपर कितने से गया था 1.2 डेल्टा O से, तो क्या बचेगा -0.4 डेल्टा O, ये बचेगा। क्या पेयरिंग में कोई डिफरेंस है, नहीं, यहाँ पर 5, यहाँ पर एक पेयरिंग है, यहाँ पर भी एक पेयरिंग है, तो पेयरिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये इसका CFSE का वैल्यू आ गया। हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, ये एग्जाम्पल में एडिशन लाया हूँ। पहले हमने देख लिया कि सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिया, लिगैंड देख लिया, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करानी है या ऊपर भेजना है वो आप जानते हैं। यहाँ पर क्योंकि वीक फील्ड लिगैंड था तो पेयरिंग कराने के बजाय हमने पहले इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजा, बाद में नीचे की पेयरिंग करानी शुरू की। ठीक है, एक ये वाला केस देखते हैं, टेट्राहेड्रल वाला। टेट्राहेड्रल है ये, अगर टेट्राहेड्रल है तो बोलो निकल किस पर है, +2 पर। निकल +2 क्या बनेगा, निकल +2 बनता है बच्चों 3d8। ठीक है, अब ये रही स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड। और टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में ऊपर कौन आता है, ऊपर आता है T2g और नीचे कौन आता है Eg। टेट्राहेड्रल में इसका पलट जाना है, ऊपर T2g है नीचे Eg, इसमें Eg ऊपर था नीचे T2g था। 3d8 है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ जाएंगे। और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, 1 2। अब इलेक्ट्रॉन नीचे बढ़ते हैं ऊपर भेजते हैं, तो टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग थी वो क्या थी, डेल्टा T, और वो बहुत छोटा होता है। ये बात अपने दिमाग में डाल लें कि डेल्टा T बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है तो P से भी छोटा होगा, और P से छोटा है इसका मतलब पेयरिंग कराना मुश्किल है और इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना आसान है। यहाँ पर जो डिफरेंस होता था वो डिफरेंस क्या होता था, डेल्टा T, तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना आसान है। तो हमें इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ने थे, 1 2, तीसरा का पेयरिंग नहीं कराएंगे, ऊपर भेजेंगे, तीसरा चौथा पाँचवा, फिर 6 7 8 ऐसे बनेंगे इसमें। ठीक है, तो CFSE की वैल्यू क्या आएगी बोलो,
इसमें CFSE की वैल्यू क्या आएगी, कितने इलेक्ट्रॉन नीचे आए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन नीचे आए हैं, कितने से नीचे आए हैं, 0.6 से नीचे आए हैं, तो माइनस 0.6 से नीचे आए हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो कितना बचेगा 2.4। डेल्टा ओ से नीचे आए हैं और ऊपर कितने गए, 4 गए, ऊपर वाले कितने से ऊपर जाते थे, 0.4 से ऊपर जाते थे, तो 1.6 डेल्टा ओ से ऊपर चले जाएंगे। कितने का डिफरेंस बचा बच्चों, 0.8 डेल्टा ओ का डिफरेंस बचा माइनस। क्या पेयरिंग में कोई डिफरेंस है, देखो यहाँ पे 3 पेयरिंग हुई हैं, यहाँ पर भी 1, 2 और 3 पेयरिंग हुई हैं, तो पेयरिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं। ठीक है, फिर ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है और ज़रूर करना, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ने वाली है इसमें। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल और लिख दे रहा हूँ, टेट्राहेड्रल में एक एग्जाम्पल और लिख दे रहा हूँ, इसे भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम लोग चलते हैं अपना थर्ड केस में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो थर्ड केस पॉसिबल था वो क्या था, वो था स्क्वायर प्लेनर फील्ड। ठीक है, कौन सी फील्ड है, स्क्वायर प्लेनर फील्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 केसेस पॉसिबल हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल हम लोग सीख चुके हैं, स्क्वायर प्लेनर हम लोग सीखने जा रहे हैं, अभी इसमें स्प्लिटिंग सीखने जा रहे हैं। तो स्क्वायर प्लेनर में बोलो डायग्राम कैसा होता है, एक स्क्वायर होता है, ये आपको स्क्वायर जैसा हो सकता है ना दिखे, लेकिन मान लेना है कि मैंने स्क्वायर बनाया है। बीच में कौन होने वाला है, बीच में सेंट्रल एटम होने वाला है, और लिगेंड्स इस तरह से आने वाले हैं, एक ही प्लेन में आने वाले। कितने लिगेंड आते हैं, 4। मतलब अगर मोनोडेंटेड है तो 4 आएंगे, तभी तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, सभी एक प्लेन में आ रहे हैं, है ना। तो ये स्क्वायर प्लेनर डिज़ाइन बनती है। अब इसमें भी देखो कि क्या जो लिगेंड्स आ रहे हैं, L1 L2 इनके बीच का एंगल कितना है, 90। L2 L3 के बीच का एंगल कितना है, 90। L3 L4 के बीच का एंगल कितना है, 90। L4 L1 के बीच का एंगल कितना है, 90। ठीक है, L1 L3 180, L2 L4 180। क्या हम कह सकते हैं कि लिगेंड्स के बीच का एंगल या तो 90 है या 180 है। लिगेंड्स के बीच का एंगल कितना है, या तो 90 है या 180 है। इसका मतलब लिगेंड्स आर अप्रोचिंग सेंट्रल एटम फ्रॉम एक्सियल डायरेक्शंस। ये शब्द दोबारा आ गया, एक्सियल डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लिगेंड्स के बीच का एंगल क्या है, या तो 90 है 180 है। ठीक है, एक्सियल डायरेक्शन से आ रहे हैं। और क्या आपको याद है कि स्क्वायर प्लेनर फील्ड जब होती थी तो हाइब्रिडेशन क्या होता था बच्चों, कौन सा हाइब्रिडेशन होता था, DsP2, जिसमें D याद है क्या कौन सा होता था, D होता था dx² y²। ठीक है, D कौन सा है, x² y²। और क्योंकि प्लेनर है तो ये जो 2 P हैं वो P कौन से रहे होंगे, Px और Py। क्योंकि प्लेनर है ना, dx² y² किस प्लेन में आता है, xy प्लेन में आता है, तो ये दोनों P भी किस में आ रहे होंगे, xy प्लेन में आ रहे होंगे। ऐसे तो स्फेरिकल होता है। ठीक है, अब अगर हम इसका स्प्लिटिंग डायग्राम देखें, तो एक बार फिर से ये मैंने बनाया 5 1 2 3 4 5 d ऑर्बिटल हैं इन नो फील्ड। अभी कोई लिगेंड नहीं है, तो पांचों की एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। इसके बाद अगर मैं स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड ले आऊँ तो क्या होगा, तो सभी में बराबर एक्साइटेशन होगा ना। स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड ले आएंगे, हर तरफ से लिगेंड आ रहे हैं, तो उसको क्या बुलाएंगे, स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड। तो सभी में बराबर एक्साइटेशन क्रिएट होगा, तो भी सबकी एनर्जी अभी भी क्या रहेगी, सेम। इसके रिस्पेक्ट में एनर्जी ज़्यादा हो गई है, लेकिन एनर्जी अभी भी सेम है। यहाँ पर भी डीजेनरेसी मेंटेन्ड है, यहाँ पर भी डीजेनरेसी मेंटेन्ड है। डीजेनरेसी याद है जब एनर्जी ऑर्बिटल्स की सेम होती थी। ठीक है, फिर इसके बाद ऑक्टाहेड्रल याद है क्या होता था, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता था, ऑक्टाहेड्रल में Eg का लेवल ऊपर जाता था और T2g का लेवल नीचे आता था। याद है ऐसा, है ना। ये वाले कौन से थे, Eg थे,
और ये वाले कौन से थे, T2G थे। EG में कौन कौन से आ रहे थे, dx² y² और dz², और T2G में कौन से आ रहे थे, T2G में आ रहे थे dxy dyz और dzx। ठीक है, ये कौन सी फील्ड थी बच्चों, ये थी ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अब ये मैंने क्यों बनाई, ये पता नहीं क्यों बनाई, लेकिन ये जो डायग्राम है उसमें हम हर चीज़ दिखा देते हैं। ठीक है, ये मतलब ये ट्रेंड है, ये ऐसा ही साथ में देखने के लिए, समझने के लिए साथ में बता दिया जाता है। हालांकि हम लोग का फोकस अभी कौन सा है, स्क्वायर प्लेनर, लेकिन यहाँ मैंने बनाया कौन सा, ऑक्टाहेड्रल। अब स्क्वायर प्लेनर में भी जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, कौन से डायरेक्शन से आ रहे हैं, एक्सियल डायरेक्शन से आ रहे हैं। और वो एक्सिस समझ सकते हो कौन सी होने वाली है, वो एक्सिस कौन सी होने वाली है, वो एक्सिस होने वाली है XY एक्सिस। वो एक्सिस कौन सी होने वाली है, XY एक्सिस। अब क्या सोच सकते हो कि अगर XY एक्सिस के अलोंग ही लिगेंड्स आ रहे हैं तो ज़्यादा रिपल्शन किसको लग रहा होगा, XY एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन किसको लग रहा होगा। तो अगर हम रिपल्शन का, या रिपल्शन शब्द शायद 100% सही नहीं है, अगर हम देखें एक्साइटेशन का ऑर्डर क्या होगा, किस ऑर्बिटल को सबसे ज़्यादा एक्साइटेशन लग रहा है, तो उसका आंसर है dx² y² को। क्यों, क्योंकि dx² y² के ही तो जो लोब्स हैं वो xy के अलॉन्ग है ना। भाई लिगेंड्स किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, xy एक्सिस के अलॉन्ग आ रहे हैं, और xy एक्सिस के अलॉन्ग किस ऑर्बिटल के लोब्स हैं, तो उसका आंसर क्या है, dx² y²। तो इसको रिपल्शन या एक्साइटेशन सबसे ज़्यादा फील होता है। उसके बाद xy प्लेन में dxy आता है, dxy किस प्लेन में आता है, xy प्लेन में आता है, और लिगेंड्स भी किस प्लेन में आ रहे हैं, xy प्लेन में ही आ रहे हैं, इसलिए dx² y² के बाद dxy को सबसे ज़्यादा एक्साइटेशन होने वाला है। इसके एक्साइटेशन ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि इसके डायरेक्टली अपोजिट आ रहे हैं, और इसके डायरेक्टली अपोजिट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये तो नॉन एक्सियल डायरेक्शन में जा रहा है, और लिगेंड्स किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, एक्सियल डायरेक्शन से आ रहे हैं। इसलिए जितना एक्साइटेशन वो इसमें लगाने वाले हैं उतना एक्साइटेशन वो इसमें लगाने वाले नहीं। ठीक है, इसलिए ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। नंबर 3 में कौन आता है, तो वो है dz²। नंबर 3 पर dz² क्यों है, क्योंकि dz² की शेप याद करो, क्या इसमें जो लोब्स होते हैं वो z एक्सिस के लॉन्ग होते हैं, हाँ, लेकिन क्या एक सर्कुलर रिंग होती है जो xy प्लेन में होती है, एक सर्कुलर रिंग होती है जो XY प्लेन में होती है, और लिगेंड्स भी XY प्लेन में ही आ रहे हैं, इसलिए उस रिंग में भी एक्साइटेशन तो होगा। तो इसलिए नंबर 3 पर कौन आ रहा है, dz²। और फिर नंबर 4 पर 2 रह जाते हैं, dyz और dzx। इन दोनों में बराबर बराबर एक्साइटेशन लगता है, क्योंकि लिगेंड्स जो है वो इन प्लेन्स में नहीं आ रहे हैं, तो जितना रिपल्शन, जितना एक्साइटेशन इसको फील होता है उतना एक्साइटेशन इसको फील होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्साइटेशन इसको लगा क्योंकि इसके डायरेक्टली अपोजिट आ रहे हैं, उसके बाद इसको लगा क्योंकि इसी के प्लेन में आ रहे हैं, फिर इसको लगा क्योंकि इसके प्लेन में जो रिंग है उसको एक्साइटेशन होने वाला है, और इनके प्लेन में लिगेंड्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए इनको सबसे कम एक्साइटेशन और अमाउंट में इक्वल एक्साइटेशन एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो एक्साइटेशन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेशन किसको लग रहा है, dx² y² को। तो जो डायग्राम है उसको मैं यहीं से एक्सटेंड कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा एक्साइटेशन लगने वाला है dx² y² को। तो इन दोनों में 2 थे ना, एक था dx² y² और एक था dz²। सबसे ऊपर कौन निकल जाएगा, dx² y², ये सबसे ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, नंबर 2 पे कौन है, dxy, और dxy क्या इधर बैठा हुआ था, इधर 3 थे ना, dxy dyz dzx। तो इन तीनों में से एक, और वो एक कौन, dxy, वो नंबर 2 पे चला जाता है। ये कौन आ गया, dxy। नंबर 3 पे कौन है, dz² का था, यहाँ पर था, तो इन दोनों में से एक कौन, dz², वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसकी इन dz² के बाद कौन है, dyz और dzx, वो यहाँ से सबसे नीचे चले जाते हैं, 2 आएंगे, कौन कौन है वो, dyz और dzx। ठीक है, अब की बार देखें स्प्लिटिंग कितनी ज़्यादा हो गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की स्प्लिटिंग हो गई है, और ये स्प्लिटिंग अब की बार क्या कहलाएगी, ऑक्टाहेड्रल में क्या कहलाती थी, बोलो, ऑक्टाहेड्रल में कहलाती थी डेल्टा O, टेट्राहेड्रल में क्या कहलाती थी, डेल्टा T, और यहाँ क्या कहलाएगी, डेल्टा SP। SP का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है बच्चों उसे डेल्टा 1 बुलाते हैं, यहाँ से यहाँ तक के गैप को हम लोग डेल्टा 2 बुलाते हैं, यहाँ से यहाँ तक के गैप को हम लोग डेल्टा 3 बुलाते हैं। ठीक है,
तो जो डेल्टा एस पी है वो क्या होने वाला है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। फिर ये एक्सपेरिमेंटल है, जनरली डेल्टा 1 इज़ ग्रेटर दैन डेल्टा 2 इज़ ग्रेटर दैन डेल्टा 3, लेकिन इन सम केसेस, बस ऑब्जर्वेंस वाली बात है जो आपको बस पता करनी है, ज़्यादा उसके अंदर नहीं जाना है। कुछ केसेस में ये वाला ट्रेंड भी मिलता है, इसके पीछे नहीं जाना है, बस इसको याद रख लेना है, ठीक है। अब हमने देखा कि डेल्टा एस पी की वैल्यू डेल्टा नॉट से बड़ी है, और डेल्टा नॉट की वैल्यू किससे बड़ी थी बच्चों, डेल्टा टी से बड़ी थी। डेल्टा एस पी की वैल्यू डेल्टा ओ के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो एक्चुअली 1.3 डेल्टा ओ आती है, ठीक है। तो डेल्टा एस पी की वैल्यू डेल्टा टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, डेल्टा ओ क्या था, डेल्टा ओ था 4/9 डेल्टा टी। तो ये भी कह सकते हैं, अगर हमें डेल्टा टी पता है तो हम डेल्टा ओ निकाल सकते हैं, डेल्टा ओ पता है तो हम डेल्टा एस पी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि डेल्टा एस पी की वैल्यू डेल्टा ओ से बड़ी क्यों है। डायग्राम में तो हमें दिख रहा है कि डेल्टा एस पी की वैल्यू डेल्टा ओ से बड़ी है, लेकिन ऐसा डायग्राम मैंने क्यों बनाया, इस डेल्टा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैं यहाँ से भी ऊपर क्यों ले गया, और डी वाई जेड डी जेड एक्स को मैं यहाँ से भी नीचे क्यों लाया। तो ऐसा क्यों किया, यानी ये जो स्प्लिटिंग है उसका अमाउंट क्यों बढ़ा दिया, उसका मैग्नीट्यूड क्यों बढ़ा दिया। तो उसके दो रीज़न है, डेल्टा एस पी इज़ ग्रेटर दैन डेल्टा ओ वाई। उसके दो रीज़न है। पहला ये रीज़न है कि ओनली 4 लिगेंड्स आर अप्रोचिंग। अब की बार कितने लिगेंड आ रहे हैं, 4 ही आ रहे हैं, which are coming from axial directions। किस डायरेक्शन से आ रहे हैं लिगेंड्स, किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, एक्सेल डायरेक्शन से आ रहे हैं। एक 2 लिगेंड आ रहे हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक प्लस एक्स एक माइनस एक्स, और 2 आ रहे हैं वाई के लॉन्ग, एक प्लस वाई और एक माइनस वाई के लॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, अगर एक्सेल के लॉन्ग आ रहे हैं तो ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करेंगे, ज़्यादा एक्साइटेशन क्रिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली अपोजिट आ रहे हैं ना, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के डायरेक्टली अपोजिट आ रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा एक्साइटेशन हो रहा है, इसलिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सबसे ऊपर भाग गया था एक्साइटेशन के मामले में। अब बात यह है कि जब 4 ही आ रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल से ऊपर क्यों गया, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में 6 आ रहे थे, ऑक्टाहेड्रल में 6 आ रहे थे तो ज़्यादा एक्साइटेशन क्रिएट कर रहे थे, ऐसा लॉजिक हम लोग ने वहाँ पर सीखा था। तो 6 आ रहे थे और 6 के 6 अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे, ठीक है, इसलिए डेल्टा ओ डेल्टा टी से ज़्यादा था। डेल्टा एस पी डेल्टा ओ से भी क्यों आगे है, क्योंकि यहाँ पर एक्सियल से आ रहे हैं और 4 ही आ रहे हैं। अगर 4 आ रहे हैं तो क्या संख्या में कम आ रहे हैं, संख्या में कम आ रहे हैं तो सोचो संख्या में कम आ रहे हैं तो लिगेंड्स में जो आपस में रिपल्शन लगने वाला था, लिगेंड्स में आपस में रिपल्शन लगेगा, क्योंकि लिगेंड्स को हमने क्या माना है, पॉइंट नेगेटिव चार्ज है ना। तो लिगेंड्स में आपस में रिपल्शन किस में ज़्यादा लग रहा होगा, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में या स्क्वायर प्लेनर फील्ड में। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 6 आ रहे थे, स्क्वायर प्लेनर फील्ड में 4 आ रहे हैं, क्या संख्या में 4 कम है, 4 में आपस में कम रिपल्शन लगेगा, 6 में आपस में ज़्यादा रिपल्शन लगेगा, इसलिए जो 4 है ना, क्योंकि रिपल्शन कम है तो ज़्यादा पास में आ पाएंगे। देखो इस वाले डायग्राम से समझने की कोशिश करो, 4 ही तो आ रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक वो सेंट्रल एटम के पास आएंगे ना, है ना। अगर 6 आ रहे होते तो क्या होता, अगर 6 आ रहे होते तो एक ऊपर से भी आ रहा होता और एक नीचे से भी आ रहा होता। तो जो ऊपर से आ रहा था और वो जो नीचे से आ रहा था वो भी तो इन पर अपना रिपल्शन क्रिएट करता, और अगर वो इन पर अपना रिपल्शन क्रिएट करता तो ये उतना पास नहीं आ पाएंगे सेंट्रल एटम के जितना पास इस समय आ सकते हैं। स्क्वायर प्लेनर में जो 4 लिगेंड्स हैं वो ज़्यादा पास आ जाते हैं, क्योंकि लिगेंड्स का आपस का रिपल्शन कम हो गया है, और आपस का रिपल्शन कम हो गया है तो सेंट्रल एटम के ज़्यादा पास में आएंगे, सेंट्रल एटम के ज़्यादा पास में आएंगे तो उसके ऑर्बिटल्स को ज़्यादा एक्साइटेशन एक्सपीरियंस कराएंगे, ठीक है। तो लिगेंड्स आर अप्रोचिंग सेंट्रल एटम more closely with respect to octahedral field
ऑक्टाहेड्रल फील्ड के रिस्पेक्ट में ज़्यादा क्लोजली अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा एक्साइटेशन लगा रहे हैं। और ज़्यादा क्लोजली क्यों अप्रोच कर रहे हैं? ड्यू टू लेस लिगैंड रिपल्शन। ये भी किसके रिस्पेक्ट में बात लिखी हुई है? ऑक्टाहेड्रल फील्ड के रिस्पेक्ट में बात लिखी हुई है। ठीक है, तो अभी इतना ही करते हैं। अभी स्क्वायर प्लेनर फील्ड ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको ख़त्म कर लेंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने 3 तरह की स्प्लिटिंग देख ली है। एक स्प्लिटिंग देखी है ऑक्टाहेड्रल की, एक स्प्लिटिंग देखी है टेट्राहेड्रल की, और एक स्प्लिटिंग देखी है स्क्वायर प्लेनर की। ठीक है, इतना ही हमारे सिलेबस में है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हमें पढ़ना तो है, लेकिन उसका स्प्लिटिंग वगैरह हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर में थोड़ी सी बातें और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।